हेलो बच्चों, आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल मीन्स when one system or any particular matter change into the different state of the matter, हम उसको बोलते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल एग्जांपल, जैसे अब सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप हीट कर रहे हो या सॉलिड कोई एनर्जी गेन कर रहा है तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। और जब लिक्विड एनर्जी गेन कर रहा है तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस स्टेट में। बट हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में। तो हम इससे देखेंगे एंथैल्पीज में जो चेंजेस आने वाले हैं वो हम इसमें यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एंथैल्पी है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एंथैल्पी क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी क्या है? चेंज ऑफ इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? एंथैल्पी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एंथैल्पी एक्चुअली क्या है? इज ए हीट कंटेंट इंक्लूडिंग, जिसमें क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहाँ हम फर्स्ट एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों यहाँ जब हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे तो एंथैल्पी को डिनोट करते हैं हम डेल्टा H, और अगर हम फ्यूजन लिख रहे हैं तो आप इसको F लिख सकते हो। F मीन्स फ्यूजन, फॉर योर रेफरेंस ओनली। हाउ यू विल डिफाइन बच्चों द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? इसी वर्ड्स में देखो डेफिनेशन हाइड है कि फ्यूज हो रहा है। व्हेन ए सॉलिड स्टेट फ्यूज होकर किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड स्टेट में, बट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को? When 1 mole of a solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure। तो अब एग्जाम में एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं इसमें सिंपल कि H2O हमारा सॉलिड है, मींस आइस फॉर्म में है। आइस जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट लिक्विड स्टेट में, यानी H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और उस केस में जो चेंजेस आएंगे एंथैल्पीज में उसको बुलाते हैं हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसके बाद बच्चों हम सेकंड जो है डिस्कस करेंगे एंथैल्पी, वो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। द डेफिनेशन इज हाइड इन वेपराइजेशन ओनली। वेपर्स में कन्वर्ट, तो वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना है? पहले उसको लिक्विड स्टेट तक आना है। तो इसमें क्या बताएंगे? सेम डेफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ वी विल चेंज द ओनली वर्ड्स। तो आपको बार बार मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन। इसमें आप कैसे लिखेंगे? देखो मैं इसी डेफिनेशन के वर्ड्स यूज करूंगी। When 1 mole of A, now solid के प्लेस पे we will use liquid. When 1 mole of a liquid is converted into, अब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड के प्लेस पे आप लिखेंगे गैसेस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों उसको हम बुलाएंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको भी हम सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। H2O हमारा लिक्विड है और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? H2O गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको डिनोट करते वक्त हम यूज कर सकते हैं डेल्टा H, और वेपराइजेशन के लिए आप V फॉर्म लिख सकते हैं कि हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अभी जो थर्ड है हमारा एंथैल्पी वो है हमारा सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तो आपने पढ़ा होगा, कुछ हमारे पास ऐसे सॉलिड है जो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में, विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट। तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेट सब्सटेंसेस। और वो सब्सटेंसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं? वो एंथैल्पी की वजह से आ रहे हैं। तो एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेम डेफिनेशन फिर से आप यूज करेंगे, ओनली द चेंज द वर्ड्स। व्हेन 1 mole of a solid is converted into gaseous state without change in temperature and constant pressure। तो आपको लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट है जो अपना
नेक्स्ट एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो ना डेफिनेशन इज हाइड इन दिस वर्ड्स आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मींस द आयंस में डिवाइड है, हमारे पास कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड बच्चों किस में डिवाइड हो जाता है, जैसे उसको हीट मिलेगी वो डिसॉल्व हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन में, तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो टू टाइप्स के आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको हम एंथैल्पी गेन बुलाएंगे, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन लूज होगा किसी एटम से तो बोलेंगे एंथैल्पी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी हमारा लूज हो रहा है। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है हमारा NaCl है। NaCl बच्चों सॉल्ट है। इस सॉल्ट को अगर हम एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के बाद इसमें हमारे टू टाइप के आयंस आ जाते हैं। फर्स्ट आयन क्या है हमारा, सोडियम आयन है, और सेकंड क्या है, क्लोराइड आयन है। तो जो सोडियम आयन है वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको हम एंथैल्पी नेगेटिव फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, क्लोरीन में, क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो हम उसको बोलते हैं एंथैल्पी गेन। तो बच्चों यहाँ हमारा ये हो गया एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे दूसरा एंथैल्पी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटम्स के बारे में बात करेंगे हम, तो बच्चों मैं यही लिख लेती हूं इसके नीचे ही कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है। तो एटमाइजेशन मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं हम कि मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के आप डेल्टा H, एटमाइजेशन के लिए आप ATM लिख सकते हो ब्रैकेट में फॉर मेमोराइजेशन के लिए, कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसको डिफाइन बच्चों से वैसे ही करने वाले हम, व्हेन 1 मोल ऑफ ए किसका, एक गैसियस कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, और वो गैसियस मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड हो रहा है। उस टाइम जो एंथैल्पी यूज हो रही है फॉर द डिवीजन उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्लोरीन है गैस के फॉर्म में, और गैस अभी किस में कन्वर्ट हो रही है, एटम्स में कन्वर्ट हो रही है। तो एटम्स क्या हो गए हमारे, 2 क्लोरीन के एटम्स हो गए। ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अभी बच्चों हम नेक्स्ट जो एंथैल्पी है वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है बच्चों, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे ही आप मिक्स करोगे तो क्या एंथैल्पी बनेगी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों को जब मिक्स करना होता है हमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जैसे एक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो उस केस में जो एंथैल्पी रिलीज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद बहुत सारी और भी एंथैल्पीज हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, अगर हम देखते हैं तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। उसी में प्रोसेस में क्या है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो उस केस में हमारे एंथैल्पीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसमें हम थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, तो थर्मोकेमिस्ट्री लिख रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री है हमारा नया। थर्मोकेमिस्ट्री को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री इज अ कैसे है, डिफरेंस है। किस किस का डिफरेंस है ये, एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। बच्चों कैसे लिखते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हुए, डेल्टा H इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी एंथैल्पीज जो प्रोडक्ट की है उसमें से आपको रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है।
तो आपके पास क्या आ जाता है, चेंज ऑफ रिएक्शन। चेंज ऑफ रिएक्शन मींस एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी आ जाएगी। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं बच्चों एग्जाम में, तो ये हमारा कोई रिएक्टेंट है ए और ये हमारा इसका कोफिशिएंट हो गया, जैसे आप इक्वेशंस में लिखते आ रहे हो आजकल। तो ये हमारा प्लस, ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो क्या है, ये स्मॉल सी और ये हमारा कैपिटल सी प्रोडक्ट हो गया, और वापस हमारा ये स्मॉल डी क्या है, कोफिशिएंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी एंथैल्पी अगर मुझे लिखनी है बच्चों, तो कैसे लिखनी है इसकी एंथैल्पी, डेल्टा H इक्वल टू समेशन, मैंने अभी आपको बताया किसका समेशन आएगा, प्रोडक्ट्स का समेशन आएगा। प्रोडक्ट्स का समेशन कैसे करोगे, C इनटू जो भी आपका डेल्टा H का C आएगा, डेल्टा H किसका आना चाहिए यहाँ, C का, तो जो हमें गिवन होगा, प्लस दूसरा क्या है D इंटू समेशन डेल्टा H का आएगा यहाँ पर, जो भी हमें डेल्टा D गिवन होगा। तो ये बच्चों हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो एंथैल्पी, सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस, अभी हम क्या करेंगे, एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। तो एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट में वापस सेम वही करना है, A इंटू एंथैल्पीज ऑफ ए करना है आपको, और प्लस क्या है आपका B इंटू एंथैल्पी ऑफ ए बी करना है। तो यहां में एंथैल्पी अगर आप लिखना चाहते हो तो डेल्टा एच बी, डेल्टा एच डी, आप डेल्टा एच ए, डेल्टा एच सी, क्योंकि ये हमें गिवन में होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो बच्चों ये कोफिशिएंट से जो मल्टीप्लाई करना है, ये हमें मल्टीप्लिकेशन करना नहीं भूलना है, क्योंकि समटाइम क्या होता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को इग्नोर कर देते हैं। और बच्चों जब एंथैल्पीज का से रिलेटेड हम जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको ध्यान में देखना है कि एक स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी होती है। स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी क्या है, अगर हमारे पास कोई एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, अगर हमारे पास कार्बन है, सिंगल एटम में कोई भी एलिमेंट है, कार्बन है, सोडियम है, कॉपर है, दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, नॉट पर्टिकुलर फॉर दीज एलिमेंट्स। कोई भी अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है बच्चों, तो उसका एंथैल्पी हमेशा क्या रहता है, जीरो होता है। तो उसका अगर हम जब भी डेल्टा H लिखेंगे बच्चों, उस केस में जीरो ही लिखेंगे अगर कोई हमारा एलिमेंटल फॉर्म है। तो याद रखना है एलिमेंटल फॉर्म में एंथैल्पीज जीरो होती हैं। जैसे आप एग्जांपल के फॉर्म में O2, F2, N2, ऐसे कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है बट वो एलिमेंटल फॉर्म में कंबाइंड हुआ है, तो उस केस में भी एंथैल्पी क्या रहेगी बच्चों, जीरो होगी। तो ये हमारा थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। बट अगर हमने जब कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखा कि डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, नेगेटिव आ गई। तो मैंने हमारी लास्ट वीडियो में बताया था कि डेल्टा H जब भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारा किसके अंडर आता है, थर्मोकेमिस्ट्री के अंडर ही आते हैं सारे दोनों प्रोसेस, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस मींस नेगेटिव कब आएगा आपका, जब आपका प्रोडक्ट ग्रेटर होगा किससे, व्हेन डेल्टा H द समेशन ऑफ ए HP इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ, क्या होगा बच्चों आपका, रिएक्टेंट। अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू ग्रेटर है तो उस केस में एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एंडो हो जाएगी, क्योंकि आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव होता है और डेल्टा H नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब होगा, जब आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा बच्चों, लेस होगा। उस केस में हमारा क्या है, एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी नेगेटिव आता है। उसके बाद और हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री के अंडर ही डिफरेंट एंथैल्पीज हैं। तो अभी हम करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी। तो उसके बारे में फिर हम बच्चों डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हम जो नेक्स्ट एंथैल्पी डिस्कस करने वाले हैं वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये जो फॉर्मेशन है, बोर्ड में इससे एमसीक्यू भी आ सकता है कि फॉर्मेशन क्या है, सम इट इज ए पॉजिटिव एज वेल एज सम टाइम इट इज ए
नेगेटिव। तो आपको रिएक्शन को देखकर कंफर्म करना है कि फॉर्मेशन में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज होते हैं कि फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब एंथैल्पी एब्जॉर्ब हो रही है। बट बच्चों अभी मुझे बताइए, जब आइसक्रीम बना रहे हैं हम तो उसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है ना, मिल्क में से हीट रिलीज हो रही है और उसके बाद उस आइसक्रीम की फॉर्मेशन हो रही है। तो उस केस में वहां क्या हो गया, ये नेगेटिव। बट हम कुछ कुक कर रहे हैं तो कुक करते वक्त क्या कर रहे हैं, हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो तो इसका मतलब एंटर कर रहे हैं हीट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम इसको अगर डिफाइन कर दें फॉर्मेशन के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे कि एंथैल्पी चेंज कब चेंज हो रही है, व्हेन 1 मोल ऑफ ए प्योर कंपाउंड, अगर हमारे पास कोई भी प्योर कंपाउंड है और वो 1 मोल है, व्हेन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है वो और फॉर्म्ड हो रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, अपने डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइंड हो गए, अगर हमारे पास कोई प्योर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उस स्टेट को क्या बुलाते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जांपल के लिए आप यहां लिख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, दोनों ही अपने प्योर, दोनों जैसे कंपाउंड आपस में मिक्स होंगे दोनों एलिमेंट्स, तो एक प्योर कंपाउंड्स बनाने वाले हैं। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मीथेन फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को, तो ये क्या हो गया हमारा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन विल गिव मीथेन। इट मींस देयर इज ए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, यानी प्योर कंपाउंड बन गया, किसकी हेल्प से बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहां कौन कौन से मैंने 2 डिफरेंट एलिमेंट लिए, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है फॉर्मेशन। दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा जो एंथैल्पी है बच्चों वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मींस बर्न होना। अगर कोई भी चीज बर्न होती है बच्चों तो हीट रिलीज ही होती है, और कंबशन हमेशा मैक्सिमम आपने ऑब्जर्व किया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है कंबशन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इज ए वेरी गुड सपोर्टर ऑफ ए बर्निंग। क्योंकि ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है बर्निंग के लिए। तो उस टाइम पर जब बर्निंग हो रही है, कोई चीज बर्न हो रही है, तो उस केस में हीट सिर्फ रिलीज ही होगी, और जब हीट रिलीज होती है बच्चों तो कंबशन के केस में जो एंथैल्पी है आपकी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव ही होगी बच्चों। तो यहां हमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि फॉर्मेशन में बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस कि व्हाट कंडीशंस वी आर गिविंग, व्हाट प्रोडक्ट्स वी आर मेकिंग। बट इन कंबशंस देयर इज ओनली बर्निंग, तो बर्निंग मींस there is a only release of energy, release means delta H is negative only in this case। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रखेंगे कि कंबशन में नेगेटिव होगा। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। जब कोई कंपाउंड, कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है और कंप्लीटली बर्न हो रहा है, और बर्न होने के बाद वो एक कंपाउंड बना रहा है, एंथैल्पी रिलीज कर रहा है, वो हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। उसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसमें देखो बॉन्ड वर्ड है तो इट मींस हमारे पास ऑलरेडी बॉन्ड है और उन बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना है। और बच्चों जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं किसी चीज को, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो उस केस में बॉन्ड एंथैल्पी बुलाते हैं। हमारे पास इट मींस कोवलेंट बॉन्ड है और उन कोवलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, और ब्रेक करने के लिए हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी। तो अभी तक आपने देखा जो हम फॉर्मूला में पढ़ रही थी, आपको पढ़ा रही थी, वो क्या था, चेंज ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने बच्चों, कि डेल्टा H इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट बताया था मैंने आपको। बट ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है बच्चों ये जस्ट अपोजिट हो गई, यानी हम यहाँ चेंज ऑफ एंथैल्पी तो फाइंड आउट कर ही रहे हैं, बट इसके फॉर्मूले का क्या है अभी चेंजेस में, कि समेशन ऑफ यहाँ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है बच्चों, यानी रिएक्टेंट्स में से जो भी एनर्जी निकलेगी उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी से,
सब्ट्रैक्ट करना है, और सबसे पहले उसमें हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है बच्चों। अगर आप बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे तो एंथैल्पीज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम एक टॉपिक, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, और वो जो एग्जांपल होगा बॉन्ड एंथैल्पी से है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों अब हम बॉन्ड एंथैल्पी में देखेंगे कि बॉन्ड को ब्रेक करते वक्त हम इसको कैसे यूज करते हैं, यानी कैसे हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो इसमें जैसे हमें, मैं एज एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि एग्जांपल है, इसमें N2H4 प्लस H2 गिव अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो आप इसको बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे, इसमें हम कैसे लिखते हैं, N, पहले आप इसको स्ट्रक्चर में लिखेंगे एग्जाम टाइम में भी, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, और ये आपका H H H और ये हमारा H। अभी देखो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। प्लस इसका भी बॉन्ड ब्रेक कर देती हूं मैं, H2 को भी, तो हम कैसे लिख सकते हैं, HH, और हम इसे भी बॉन्ड की ब्रेकिंग के फॉर्म में लिखेंगे N, ये H है, और ये भी H है, और ये भी H है, बट कितने मोल्स है बच्चों, ये 2 मोल्स है, ये हमें याद रखना है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, बॉन्ड एंथैल्पी में, क्योंकि उसने लिखा था ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, तो मैंने सारे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। अब हम इसकी एंथैल्पीज फॉर्म करेंगे। तो इसकी एंथैल्पी के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि डेल्टा H इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ HR, R मींस रिएक्टेंट है, और समेशन ऑफ HP, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। उसके बाद बच्चों हम जब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते वक्त, तो इसमें अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूं। डेल्टा H इक्वल टू, रिएक्टेंट में क्या क्या गिवन है देखो ध्यान से, बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट बच्चों, NH 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 और NH, कितने NH है यहाँ, 4 NH का बॉन्ड है, और यहाँ एक और बॉन्ड है बच्चों, देखो ध्यान से, N भी बॉन्ड है यहाँ, तो यहाँ प्लस N बॉन्ड हो गया हमारा। उसके बाद बच्चों ये हमारे रिएक्टेंट्स में भी एक और भी है, रिएक्टेंट में मेरे पास हाइड्रोजन के बॉन्ड भी मैंने ब्रेक किए हैं, तो प्लस H बॉन्ड भी हो गया, ये तो हमारा ये हो गया पूरा रिएक्टेंट का। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स का करेंगे, तो प्रोडक्ट्स में देखो NH और NH, बच्चों 3 NH है, बट बाहर ब्रैकेट के 2 लिखा है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 NH हो जाएगा। तो आप इसको टोटल 6 में लिख सकते हैं हम यहाँ, 6 NH। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि हमें ऑलरेडी गिवन है लिस्ट में बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, तो यहाँ डेल्टा H की जो वैल्यूज गिवन है वो सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो NH की वैल्यू गिवन है 4 इंटू NH की वैल्यू क्या है, 389, प्लस बच्चों यहाँ देखो फिर NN की वैल्यू भी गिवन है 159। उसके बाद देखो HH की वैल्यू भी गिवन है 435। बच्चों इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा रिएक्टेंट का एंथैल्पी आ जाएगा टोटल। उसके बाद हम प्रोडक्ट का भी एंथैल्पी निकाल लेंगे, 6 इंटू जो NH की वैल्यू है वो क्या है, 389 किलोजूल पर मोल। उसके बाद बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे आप, कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा किसमें आंसर आया है, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप उसको देखो, हमारा फॉर एग्जांपल नेगेटिव में आंसर आया है -189 किलो जूल, ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, और नेगेटिव में है बच्चों इसलिए क्या हो गया हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो गया। तो हमने आज क्या किया, बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड टॉपिक किए हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी में मैंने काफी जैसे आपको बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ब्रेकिंग, इफ यू विल नॉट ब्रेक बॉन्ड तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड एंथैल्पी को। और जब आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं बच्चों तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि कितने बॉन्ड आपके फॉर्म हो रहे हैं, और उन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आप क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा H की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक्स में जाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, वो जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हैजेस लॉ और उसके एप्लीकेशंस, और उससे रिलेटेड 1-2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैजेस लॉ भी। बोर्ड में बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन हैजेस लॉ से
हमेशा आता है। तो आपको हैज़ेस लॉ की जो वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप सभी न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सको विदाउट एनी प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मंजू मैम क्लासेस चैनल। प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।